हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम पढ़ रहे थे एंजाइम का चैप्टर। और उस चैप्टर के अंदर एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं, दैट इज़ दी एंजाइम इनहिबिशन। और ये कैसे काम करता है और इसके टाइप्स वगैरह ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, मैंने आपको एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बताया था कि भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, उसे आप एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे या उसकी एक्टिविटी कहेंगे। तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है, वो स्टॉप भी हो सकती है। हमेशा एंजाइम पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में काम नहीं करते। कभी कभार एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस भी हो जाती है और कभी कभार एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप भी हो जाती है। वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो या स्टॉप हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी जिसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं या एंजाइम के रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? एंजाइम की इनहिबिशन। तो बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पता है इनहिबिटर वर्ड का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था ना, इनहिबिटर का मतलब होता है स्टॉप करने वाला, डिक्रीज़ करने वाला। तो यहाँ पे ये सेम ही वर्ड है, इनहिबिशन, मतलब कि रोकने वाला। तो एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस और स्टॉप हो सकती है, और वो प्रोसेस जिसमें एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है या स्टॉप करता है उसे क्या कहेंगे? एंजाइम एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन अगर आप बुक में देखेंगे तो वो डेफिनेशन कैसे होगी कि डिक्रीज ऑफ एंजाइमेटिक रिलेटेड प्रोसेसेस, एंजाइम प्रोडक्शन और एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। दोबारा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिक्रीज, it is decrease in enzymatic related processes. It is a decrease in enzymatic related processes and enzymatic related processes, enzymatic production। दूसरा क्या वर्ड आपने यहाँ पे याद रखना है? enzymatic प्रोडक्शन। और तीसरा एंजाइम की एक्टिविटी, तीसरा आपने याद रखना है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। समझिएगा कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या याद रखना है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज, ऐसे क्या आप नाम देंगे? इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन, इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। तो क्या है भाई एंजाइम इनहिबिशन? एंजाइम इनहिबिशन इज द डिक्रीज इन एंजाइमेटिक रिलेटेड प्रोसेसेस या एंजाइमेटिक प्रोडक्शन या एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? यू विल कॉल देम एज द एंजाइम इनहिबिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? सो दिस इज अबाउट द एंजाइम इनहिबिटर। आपको पता है वो चीज़ें जो एंजाइम को इनहिबिट करती हैं उन्हें आप क्या नाम देंगे? यू विल कॉल देम एज अ इनहिबिटर्स। उसे आप इनहिबिटर्स का नाम देंगे। सो हमारे पास कितने टाइप की एंजाइम की इनहिबिशन है, उसके टाइप्स कौन कौन से? नंबर 1 हम पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कौन सी इनहिबिशन पढ़ेंगे भाई? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नंबर 2 जो पढ़ेंगे हम इसी लेक्चर के अंदर, दैट विल बी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसी लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और जो तीसरा प्रोसेस पढ़ेंगे इसी का टाइप, दैट इज दी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। द थर्ड विल बी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कितने टाइप के इनहिबिशन हम पढ़ेंगे यहाँ पे? 3 टाइप ऑफ इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। ये कॉन्सेप्ट सारे हमने यहाँ पे क्लियर करने हैं और इनके बारे में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझनी है। देखिए, इनहिबिशन करने वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या है? आप लोग मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर इनहिबिशन करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। अगर सर जो मॉलिक्यूल होता है जो कि इनहिबिशन करता है, हर वो चीज़ जो इनहिबिशन करती है उसे आप कहेंगे कि सर उसे नाम दिया जाता है इनहिबिटर का, ऐसे ही ना? हर वो चीज़ जो इनहिबिशन करती है उसे आप क्या नाम देंगे? यू विल कॉल देम एज द इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं? या तो देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक एंजाइम, सपोज ये एक एंजाइम है, ठीक है? समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सपोज यहाँ पे एक एंजाइम है और इस एंजाइम का यहाँ पे ही सबस्ट्रेट। आपको पता है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम नहीं है। इस एंजाइम को चाहिए एक एक्टिवेटर
इस एंजाइम को चाहिए एक एक्टिवेटर। ये जो एक्टिवेटर होता है एंजाइम का वो एंजाइम के साथ अटैच होगा तो फिर वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो जो इनहिबिटर्स होते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, देखें ये है इनहिबिटर्स, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनहिबिटर। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, या तो वो इनहिबिटर डायरेक्टली एंजाइम को बंद कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ, मतलब एंजाइम डायरेक्टली एंजाइम की एक्टिव साइट को बंद कर देंगे, या तो ये इनहिबिटर जो ना वो रिड्यूस करेंगे या इनएक्टिवेट करेंगे एक्टिवेटर को। अगर एक्टिवेटर नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, तो फिर भी रिएक्शन बंद हो गया। और अगर ए इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो गया, ये जो एक्टिव साइट होती है यहाँ पे अगर अटैच हो गया ये, फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो कैसे इनहिबिशन करते हैं इनहिबिटर्स? बाय टू वेज। एक वे होता है या तो वो डायरेक्टली एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, और या तो वो एक्टिवेटर को ही रोक देंगे, ना रहेगा एक्टिवेटर और ना ही एंजाइम एक्टिवेट होगा और ना ही होगा रिएक्शन। ये आपके बुक में थोड़ा सा बताया गया, देखिएगा इसको। नंबर 1 हमारे पास जो टाइप है इनहिबिशन का, दैट टाइप ऑफ इनहिबिशन इज टर्म्ड एज, नंबर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज टर्म्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कौन सी इनहिबिशन भाई? दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सही है, समझिएगा। तो कितने टाइप की इनहिबिशन है? कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। इन तीनों को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकली चीज़ समझाता हूँ और फिर बुक में जो होगी चीज़ें वो रीड करेंगे। लेक्चर के हिसाब से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखें, ये जो एंजाइम होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं या केमिकल्स होते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं। याद रखिएगा, नंबर 1, दे रिएक्ट टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। नंबर 1, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके ये रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट का मतलब अटैच करते हैं। और दूसरा याद रखना है, दे आर मिमिक ऑफ सबस्ट्रेट। मिमिक ऑफ ये सबस्ट्रेट होते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट समझिएगा। मिमिक वर्ड का मतलब होता है कॉपी। व्हाट इज़ द वर्ड मिमिक मीन्स? इसका मतलब होता है कॉपी। ये सबस्ट्रेट के कॉपी होते हैं, मतलब कि जैसा सबस्ट्रेट होगा ना वैसे ही ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इस वजह से इनको कॉम्पिटिटिव कहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिव साइट के लिए लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम, और आपको पता है ये एंजाइम की क्या होती है? दैट इज़ द एक्टिव साइट। ये एंजाइम की क्या है? आप कहेंगे सर ये एंजाइम की है एक्टिव साइट, ऐसे ना। और इस एक्टिव साइट के अंदर क्या अटैच होता है? एक्टिव साइट के अंदर आप कहेंगे सर ये एक्टिव साइट के अंदर ये सबस्ट्रेट अटैच होगा, ये ना। तो ये क्या है एक्टिव साइट का? ये है सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया? और ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ही ना। ये हम पढ़ के आए। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों की शेप अगर देखेंगे तो कंप्लीमेंट्री। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच हो जाएगा और रिएक्शन होगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, वो सबस्ट्रेट के जैसा ही होता है। देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। CI में लिख रहा हूँ। CI का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसको गौर से आप देखें तो आपको ये लगेगा कि भाई ये इनहिबिटर तो सबस्ट्रेट के जैसा ही है। तो ये दोनों आपस में करते हैं फाइट। याद रखिएगा, अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह पे जब कोई भी इनहिबिटर अटैच हो जाएगा तो इनहिबिटर अटैच होने के बाद क्या करेगा? एक्टिव साइट को कर देगा ब्लॉक। और जैसे ही एक्टिव साइट हो जाएगी ब्लॉक, तो मुझे ये बताएं सबस्ट्रेट के लिए कोई अटैच करने की जगह बचेगी? तो आप कहेंगे सर सबस्ट्रेट तो फिर अटैच ही नहीं होगा, और सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। एंजाइमेटिक प्रोडक्शन क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो वही तो है, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन रिड्यूस होना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस होना, एंजाइमेटिक रिलेटेड प्रोसेस रिड्यूस होना। इसे आप क्या नाम दे रहे थे? एंजाइम इनहिबिशन। लेकिन ये इनहिबिशन का क्या टाइप है? कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये मुकाबला कर रहा है, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। और जैसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ पे एक्टिव साइट पे अटैच होगा तो एंजाइम हो जाएगा ब्लॉक। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ये? लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एंजाइम की कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है वो होती है रिवर्सिबल। याद रखिएगा, इट इज़
रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब एक मरतबा अटैचमेंट हो गई ना, अभी ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर तक अटैचमेंट रहेगी, एक मरतबा अटैचमेंट हो गई तो फिर वो दोबारा निकल भी सकती है। कैसे निकलेगी? बाय इंक्रीजिंग, याद रखिएगा ये जो जैसे ही इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होगा, सो ये निकलेगा कैसे? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते ही बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वन कैन अवॉइड दिस इनहिबिशन। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट को समझिएगा, वन कैन अवॉइड दिस इनहिबिशन। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो ये जो इनहिबिशन होगी वो क्या हो जाएगी? दैट इनहिबिशन विल बी रिड्यूस। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। आपने एग्जाम्पल जो है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा इथेनॉल का। ये जो इथेनॉल होता है ना, ये इथेनॉल क्या करता है? इट्स अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या है? इथेनॉल। ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इथेनॉल मतलब शराब, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, दैट इज अ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो इथेनॉल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये एंजाइम का ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इथेनॉल इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जैसे ही डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ इथेनॉल अटैच होगा तो वो उसकी एक्टिव साइड को कर देगा ब्लॉक, और ब्लॉक करने के बाद आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज टर्म्ड एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपके बुक के अंदर जो बताई गई है उसको भी आपने ऐसे ही समझना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल बताया गया होगा वो होगा पेनिसिलिन। एक एंटीबायोटिक है जो कि कहलाती है पेनिसिलिन, और आपको पता है ये जो पेनिसिलिन है, दैट पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक होती है, सही है ना। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और ये एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ये सेल वॉल को सिंथेसिस नहीं होने देती, पेनिसिलिन सेल वॉल को सिंथेसिस होने नहीं देती। इसीलिए जैसे आप पेनिसिलिन खाएंगे तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी वो नहीं बनेगी, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होगी, उन एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वो हो जाएगी ब्लॉक। और वो ब्लॉक कौन करेगा? वो ब्लॉक करेगा ये पेनिसिलिन। और जैसे ही एक्टिव साइट हो जाएगी ब्लॉक तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी नहीं, तो वो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देगा, वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सो इसी वजह से पेनिसिलिन को यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बुक में से रीड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड हमारे पास जो मौजूद है इनहिबिशन का टाइप, दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि हमारे पास जो एंजाइम होता है, देखें ये है हमारे पास एंजाइम, सही है। तो एंजाइम के अंदर मैंने कहा था दो चीज़ें होती हैं एंजाइम के अंदर, एक होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाके बाइंड होता है। एक्टिव साइट के अलावा जो साइट आप देखेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज एलोस्टेरिक साइट, मैंने आपको बताया था। तो एंजाइम के ऊपर आपने याद रखना है दो टाइप की साइट होती है, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है एलोस्टेरिक साइट।
जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एलोस्टेरिक साइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अदर देन एक्टिव साइट जो साइट पाई जाती है वो एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। अभी जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर मैंने आपको बताया वो कहाँ पे अटैच हो रहा था, वो एक्टिव साइट के लिए फाइट कर रहा था जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर था। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं वो एक्टिव साइट के लिए फाइट नहीं करते, वो कहाँ पे अटैच होते हैं। सो नंबर 1 आपने याद रखना है, दीज मोलिक्यूल्स। अभी इस जगह पे मोलिक्यूल्स वर्ड का मतलब होता है इनहिबिटर्स। दीज मोलिक्यूल्स मतलब के इनहिबिटर्स बाइंड एट एलोस्टेरिक साइट, बाइंड एट एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम की कौन सी साइड में जाके अटैच करेंगे, दे विल बी अटैचिंग टूवर्ड्स द एलोस्टेरिक साइट। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, और कंपटीशन नहीं होता तो क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कैसे, मैं आपको यहाँ में बता रहा हूँ। सिंपली क्या होता है, जैसे ही ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर अटैच करेगा एलोस्टेरिक साइड पे, तो जो एक्टिव साइड होगी वो हो जाएगी चेंज, और जैसे ही एक्टिव साइड चेंज हो जाएगी तो वो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो पाएगा, और अटैच नहीं हो पाएगा तो हम कहेंगे कि भाई इनिबिशन हो चुकी है एंजाइम की, दैट इनिबिशन विल बी टर्म्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ, इस साइड के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो ये चाहिए, ऐसे ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए गौर से, दोनों के अटैच होने के बाद रिएक्शन होगा, लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है, और जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाता है तो अटैच होने के बाद जो एक्टिव साइट है उसकी साइट हो जाती है चेंज। गौर से अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर यहाँ पे अटैच हुआ, दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कहाँ पे अटैच हुआ, एक्टिव साइट पे तो नहीं हुआ, एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हुआ, और जैसे ही अटैच हुआ तो आप एक्टिव साइट को देखें, एक्टिव साइट हो गई चेंज। मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि एक्टिव साइट हो जाएगी मॉडिफाइड, एक्टिव साइट मॉडिफाइड। और जैसे ही एक्टिव साइट मॉडिफाइड हो गई तो अभी ये वाला जो सबस्ट्रेट था, ये वाला जो सबस्ट्रेट था जो यहाँ पे अटैच करने की कोशिश कर रहा था, अगर गौर से देखेंगे तो अब ये सबस्ट्रेट के लिए ये एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुई, तो ये दोनों अटैच नहीं करेंगे। अटैच नहीं करेंगे तो क्या हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गया ना। हम यही तो ये कब से ये बात कर रहे हैं कि भाई रिएक्शन को डिक्रीज करना, एक्टिविटी को डिक्रीज करना, वही एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, सॉरी एंजाइमेटिक इनहिबिशन है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप, और जैसे रिएक्शन स्टॉप होगा तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द इनहिबिशन। लेकिन कौन सी इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइड पे लगने के बजाय एलोस्टेरिक साइड पे लगता है। तो यही तो फर्क है। मैंने आपको बताया था ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो मैंने आपको बताई थी, वहां पे जो इनहिबिटर था वो कहाँ पे लग रहा था, दैट वाज अटैचिंग टुवर्ड्स एक्टिव साइट। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, एलोस्टेरिक साइड पे, और जैसे एलोस्टेरिक साइड पे लगेगा तो वो जो एक्टिव साइड होगी उसको कर देगा मॉडिफाई, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर पाएगा, और सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन हो गया स्टॉप, और जैसे रिएक्शन स्टॉप होगा तो हम क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होती है वो आपने याद रखना है, वो रिवर्सिबल भी होती है, समटाइम इट इज़ रिवर्सिबल एज वेल एज ये इरिवर्सिबल भी होती है। तो दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपने यहाँ पे, रिवर्सिबल भी होती है एज वेल एज इट इज़ इरिवर्सिबल। मतलब कि कभी कभार ये रिवर्सिबल की तरह रिएक्ट करती है और कभी कभार इरिवर्सिबल की तरह रिएक्ट करती है। आपके बुक में बताया नहीं गया लेकिन आपने एग्जाम्पल याद रखने, जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, हैवी मेटल्स, उनकी जो पॉइजनिंग होती है, हैवी मेटल्स उनकी जो पॉइजनिंग होती है दैट इज़ नॉन कॉम्पिटिटिव। वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, लेकिन कैसे इनहिबिट करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिवली। जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, और अगर आप देखेंगे मर्क्यूरी के अलावा एंड एक और मॉलिक्यूल है दैट इज टर्म्ड एज द, अच्छा मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के साथ साथ आपने लेड का नाम सुना होगा, पीबी। ये जो लेड और मर्क्यूरी होते हैं ये पॉइजनस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टॉक्सिक कंपाउंड से, एलिमेंट से। जैसे हमारी बॉडी में आएंगे तो वो हमारे एंजाइम्स को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने साइनाइड का नाम सुना होगा। साइनाइड क्या होता है, ये एक पॉइजन होता है ना, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है साइनाइड। वो साइनाइड की जो पॉइजनिंग होती है
उसमें साइनाइड क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइटोक्रोम को कर देता है डिस्ट्रॉय। और साइटोक्रोम के जो 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 एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को नॉन कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन और कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता। दैट इज टर्म्ड एज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। बुक में बताया गया है, हम रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास जो इनहिबिशन का टाइप है दैट इज टर्म्ड इज अनकॉम्पिटिटिव। समझिएगा कॉन्सेप्ट, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कौन सा इनहिबिशन भाई? अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सही है। आप कहेंगे कि सर हमने कॉम्पिटिटिव पढ़ लिया, हमने नॉन कॉम्पिटिटिव भी पढ़ लिया, समझ लिया, ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है और ये कैसे रिएक्ट करता है। देखें, सेम डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे समझेंगे। सिंपली क्या होता है, जो हमारे पास एक एंजाइम होता है, सपोज ये है हमारे पास एक एंजाइम, सही है। इस एंजाइम की अगर एक्टिव साइड पे कोई इनहिबिटर लगेगा, ये है एक्टिव साइड एंजाइम की। आपको पता है एंजाइम की एक्टिव साइड पे अगर कोई इनहिबिटर लगेगा तो क्या कहेंगे? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर या कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। एलोस्टेरिक साइड आपको पता है ये कौन सी साइड होती है एंजाइम की? बार बार बता रहा हूँ आपको, समझ जाइएगा कि ये है एलोस्टेरिक साइड। यहाँ पे कोई अगर इनहिबिटर अटैच करेगा तो क्या नाम देंगे? एलोस्टेरिक इनहिबिटर, और वो कहलाएगा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें पता है कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर लिया है, और जब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर लेगा तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया एंजाइम, और इसका नाम है दैट इज टर्म्ड एज द एंजाइम। क्या नाम देंगे आप इसको? एंजाइम। एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, और ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बताया था ना मैंने। और फिर थोड़ी देर के बाद ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, फिर बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, और एंजाइम जो होगा वो दोबारा रिएक्शन करने गए, ऐसे ना। लेकिन जो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होती है उसमें जो इनहिबिटर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनते वक्त उनके साथ अटैच होता है। दिस इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तब अटैच होता है जब क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, तब यहाँ पे अटैच होता है अटैचमेंट ऑफ। समझिएगा कॉन्सेप्ट। देन अकर द अटैचमेंट ऑफ अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। ये अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तौर पे काम करता है। कहाँ पे अटैच होगा? इट विल बी अटैचिंग टूवर्ड्स द एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जब बनेगा। एलोस्टेरिक साइड पे अगर अटैच होता है तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं भाई ये तो कॉम्पिटेटिव है, ऐसे ना। आप लोग कहते हैं भाई ये तो कॉम्पिटेटिव है। एक्टिव साइड पे अटैच होता है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं भाई ये तो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है तो आप कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव है, ऐसे ना। और अगर एक्टिव साइड पे हो तो आप कहते हैं ये तो कॉम्पिटेटिव है। लेकिन अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब जाके अगर कोई अटैचमेंट करता है इनहिबिटर, तो ऐसे टाइप की इनहिबिशन को क्या कहेंगे? अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। आपके बुक में बताया गया है, इन चीज़ों को समझिएगा। ये जो हमारे पास इनहिबिशन होती है दैट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल मोस्टली ये यूजुअली रिवर्सिबल होती है। और ये कब जो है ना वो अपना जो है ना वो इस इनहिबिटर को रोकेगी या इनहिबिटर को निकालेगी जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो ये रिवर्सिबल इन नेचर होती है। और इसका एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो इसका एग्जांपल है कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। एंटीवायरल, जैसे वायरल कोई डिजीज़ होती है ना में, तो एंटीवायरल जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। और इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है लिथियम। तो ये जो लिथियम होता है वो न्यूरोलॉजिकल एंजाइम के लिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट। न्यूरोलॉजिकल जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स का अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है लिथियम। ये कुछ एग्जांपल है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बुक में से रीड करेंगे तो आपको हर चीज़ आपके जहन के अंदर आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट।
एक टॉपिक है हमारे पास एंजाइम के साथ ही रिलेटेड है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन। हमने एंजाइम की इनिबिशन के 3 टाइप्स तो पढ़ लिए, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो एंजाइम की इनिबिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो ये रोल प्ले करती है इन ड्रग डिस्कवरी। आपको अगर नॉलेज है एंजाइम की इनिबिशन की तो आप उनमें से ड्रग की डिस्कवरी को मालूम कर सकते हैं कि भाई कौन सी दवाई कैसे काम करेगी और कौन से केमिकल पे काम करेगी, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई हम यूज़ कर सकते हैं। सो ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंजाइम की इनिबिशन की नॉलेज होना, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पता होना। इसके अलावा दूसरा ये आपको बताता है अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे। आपको मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में भी नॉलेज कौन बताएगा, दैट इज़ द एंजाइम इनिबिशन। मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में भी यही नॉलेज बताएगा आपको। और आपको इवन दो जैसे कि अगर हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे कैसे कि आइडेंटिफाई करना, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट, identify the substrate and conditions, substrate and conditions, identify the substrate and condition critical for condition critical for catalysis, catalysis के लिए आइडेंटिफाई करना सबस्ट्रेट और उसकी कंडीशंस को कि भाई कैसे कैटालाइसिस हो रही है, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, क्या सबस्ट्रेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इनकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको, फ्रॉम द एंजाइम इनहिबिशन। एंड आल्सो इट इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट द वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीजेस, वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीज़। ये जो बीमारियां होती हैं उनकी जो वेरियस लेवल्स होती हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, दैट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय एंजाइम इनिबिशन। तो अगेन दोबारा देख लेते हैं, ड्रग की डिस्कवरी के लिए एंजाइम इनिबिशन का नॉलेज होना ज़रूरी है, मेटाबॉलिक पाथवे, और वही मेटाबॉलिक पाथवे जो कि आइडेंटिफाई करेगा सबस्ट्रेट एंड कंडीशंस क्रिटिकल फॉर कैटालाइसिस एंड वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीजेस भी आपको कैसे पता चलेगी, बाय लुकिंग एट द एंजाइम्स इनहिबिशन। देखिए इसी सिग्निफिकेंस के साथ एक और टॉपिक आपके बुक में बताया गया होगा, उस टॉपिक को देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास है, उस टॉपिक का नाम है फीड, दैट इज़ फीडबैक इनहिबिशन। क्या नाम है, दैट इज़ द फीडबैक इनहिबिशन। समझेगा इस कॉन्सेप्ट को। ये हम जो इनहिबिशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं उसी इनिबिशन के टाइप्स के अंदर एक और यहाँ पे टाइप बताया गया है, दैट इज़ द फीडबैक इनिबिशन। क्या होता है फीडबैक इनिबिशन, इसको हम समझते हैं और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है एज यू नो वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में हर एक चीज़ लिमिटेड होती है, याद रखिएगा। जो इंसान की बॉडी होती है ना, इंसान की बॉडी, उसमें चीज़ें जो होती हैं दीज आर लिमिटेड। सपोज जैसा ह्यूमन बीइंग, इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस को अगर आप देखें तो वो लिमिटेड होते हैं। अभी लिमिटेड रिएक्शन का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, आप कहेंगे सर व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज लिमिटेड रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई चीज़ बॉडी में इंक्रीज़ हो गई, अगर कोई चीज़ बॉडी में इंक्रीज़ हो गई और तो बॉडी उसको अगेन दोबारा नॉर्मल कंडीशंस पे लाने की कोशिश करेगा। और बॉडी नॉर्मल कंडीशन में कैसे लेके आएगा, उसको डिक्रीज़ करके। ऐसे ना भाई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेगी जिससे वो चीज़ डिक्रीज़ हो जाए, ऐसे ही। और अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो बॉडी हमारी इसको दोबारा क्या करेगी, इंक्रीज़ करके दोबारा नॉर्मल कर देगी। ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी ऐसे काम करती है। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं और इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, दैट इज टर्म्ड द फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं हो रहे या वो कम तो नहीं हो रहे, उस बेसिस पे बॉडी हमारे जो जितने भी रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करती है। उस रेगुलेशन को, उस मॉड्यूलेशन को फीडबैक कहा जाता है। तो यहाँ पे है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, अभी कॉन्सेप्ट समझिएगा। फीडबैक इनहिबिशन में अगर मैं आपको समझाने जाऊँ अबाउट द फीडबैक इनहिबिशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिएगा।
फीडबैक इनहिबिशन में अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखें, हमारे पास है एक एंजाइम, और इस एंजाइम को अगर आप देखेंगे तो इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है, सही है। सपोज़ ये सबस्ट्रेट हमारे पास मौजूद है, सबस्ट्रेट S1, ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा, अच्छा मेटाबॉलिक पाथवे आपको बताता हूँ, बार बार ये वर्ड आता रहता है मेटाबॉलिक पाथवे। आज समझाता हूँ मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। देखें, ये एक सबस्ट्रेट है और एंजाइम 1 ने इसके साथ रिएक्ट किया, और आपको पता है एंजाइम 1 जो होगा वो एक बनाएगा सबस्ट्रेट, सपोज सबस्ट्रेट A बना दिया एंजाइम ने। एंजाइम 1 ने S1 के साथ मिलकर क्या बना दिया, सबस्ट्रेट A, ठीक है। अब यही सबस्ट्रेट A जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट B में, लेकिन कन्वर्ट कौन करेगा, एंजाइम 2, ठीक है। एंजाइम 2 क्या करेगा, A को कन्वर्ट कर देगा B में। अगेन थोड़ी देर के बाद B जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू C, और B को C में कन्वर्ट कौन करेगा, अगेन यही कॉन्सेप्ट याद रखना था, B को C में कन्वर्ट करने वाला होगा एंजाइम 3। ये मेटाबॉलिक पाथवे, हमारी बॉडी में जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए ना, वो एंड प्रोडक्ट हमारे यूज़ का होगा, तो एक बड़ा पाथवे होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक एंजाइम के साथ एक ही सबस्ट्रेट अटैच करेगा और आपका प्रोडक्ट बन गया। कभी कभार प्रोडक्ट बनने के लिए आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो बहुत सारे रास्तों से गुजरता है, इसे कहा जाता है मेटाबॉलिक पाथवे। तो अभी समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, जो जो एंजाइम 3 था उसने B को कन्वर्ट कर दिया C में। थोड़ी देर के बाद एंजाइम 4 ने C को कन्वर्ट कर दिया D में। किसने कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम 4 ने। अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे ही D बना तो वो D क्या कर रहा है, वो D आ रहा है वापसी। समझिएगा कॉन्सेप्ट, जैसे ही D बना तो वो D आ रहा है वापसी, और वो वापसी आ रहा है इस सेम एंजाइम को, जो पहला एंजाइम था उस एंजाइम को ब्लॉक करने। ये जो पहला एंजाइम था E1 उसको करने आ रहा है ब्लॉक। कौन ब्लॉक करने आ रहा है, डी प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो डी प्रोडक्ट है इसको आप नाम देंगे इट इज़ एंड प्रोडक्ट। डी क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है। और इस एंड प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो एंड प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बन चुका है कि ये जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी गोइंग, दिस एंड प्रोडक्ट विल बी गोइंग टू ब्लॉक द एंजाइम। इस एंजाइम को ये ब्लॉक करने जाएगा। क्यों, क्योंकि डी ज़्यादा बन चुका है, हायर कंसंट्रेशन में बन चुका है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी ये चाह रही है कि भाई ये जो हायर कंसंट्रेशन में डी बना है ये तो यूज़ का नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जब ये यूज़ हो जाएगा तब ये रिएक्शन को ऑन करेंगे। तो सिंपली क्या होता है, हमारी बॉडी इस पूरे रिएक्शन को कर देती है स्टॉप। अपने आप हो रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, तो आप इसे कहेंगे फीडबैक। लेकिन जो रोक रहा है वो एंड प्रोडक्ट है, इसी पाथवे का प्रोडक्ट है, वो आगे जाके सेम एंजाइम 1 को रोक रहा है, तो ये पाथवे हो जाएगा स्टॉप। तो ज़्यादा डी नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और हमारी बॉडी जो होगी उसमें इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है फीडबैक इनहिबिशन का। आ रही बात समझ में? तो जब डी पूरा यूज़ हो जाएगा, जब डी पूरा यूज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो एंड प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो निकलने के बाद दोबारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो फीडबैक इनहिबिशन होता है वो कहलाता है रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है मोस्टली, और रिवर्सिबल के साथ साथ ये होता है नॉन कॉम्पिटेटिव। देखिए वर्ड आ गया रिवर्सिबल, मतलब कि एक मरतबा अटैच हो गया तो ये दोबारा निकल सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जब डी पूरा यूज़ हो जाएगा तो दोबारा ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है, ये अटैच करेगा, जो डी होगा दैट विल बी अटैच्ड टू द एलोस्टेरिक साइड। देखिए ये डी अटैच हो गया एलोस्टेरिक साइड के ऊपर, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। कौन सी इनहिबिशन है, दैट इनहिबिशन इज टर्म्ड एज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। और साथ में ये होती है रिवर्सिबल, मतलब कि एक मरतबा रिएक्शन हो गया, स्टॉप हो जाएगा तो दोबारा वो चल सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे रिएक्शन चलता रहता है। दिस इज टर्म्ड एज द फीडबैक इनहिबिशन। आई गेस समझ में आया होगा। बुक में से रीड करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, बुक में से रीड करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। Sometimes enzyme does not work properly or system wants to decrease this enzyme activity because the products are no more required. This condition of decrease in enzyme related processes, enzyme production or enzyme activity is called enzyme inhibition. कभी कभार क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता, या तो प्रोडक्ट ज़्यादा कंसंट्रेशन में बन गया है, तो फिर वो जो एंजाइम होता है उनकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है और
वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है एंजाइम की इनहिबिशन। या तो एंजाइम की प्रोडक्शन रुक जाना, या तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाना, या एंजाइम से रिलेटेड जो प्रोसेसेस है उनका रुक जाना, डिक्रीज हो जाना, दैट इज टर्म्ड द एंजाइम इनहिबिशन। 3 टाइप होते हैं एंजाइम की इनहिबिशन के, आपके बुक में बताया गया है, इनको आपने समझना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। एक होता है हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, मैंने लेक्चर में क्लियर करवाया आपको, यहाँ पे सिर्फ रीड करते हैं। एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, एक होता है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो होता है वो एक्टिव साइट के लिए होता है, और जो नॉन कॉम्पिटेटिव होता है वो एलोस्टेरिक साइट के लिए होता है, और जो अनकॉम्पिटेटिव होता है वो होता है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन: कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर। आपको कॉन्सेप्ट पता है, वही वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे या स्टॉप करेंगे या इनहिबिट करेंगे, उन्हें इनहिबिटर कहेंगे ना उन्हें। ये इनहिबिटर या तो एंजाइम को डायरेक्टली रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, या तो एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले एक्टिवेटर को रोकेंगे। दोनों तरीके से ये काम कर सकते हैं। सो दीज इनहिबिटर में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद द एंजाइम्स और दे मे रिएक्ट विद द एक्टिवेटर, देयरफॉर एक्टिवेटर डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर एंजाइम फॉर एक्टिवेशन। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि बुक में बताया गया। आगे पढ़ते हैं हम। नंबर 1 पढ़ेंगे दैट कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होती है। द टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर बाय द मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। सिमिलर का मतलब होता है वो सबस्ट्रेट की कॉपी ही होते हैं, सबस्ट्रेट जैसे ही होते हैं, उनके मिमिक होते हैं। एंड बाइंड टू एक्टिव साइट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस की जगह पे वो बाइंड हो जाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स ब्लॉक एक्टिव साइट फॉर एक्चुअल सबस्ट्रेट। एग्जांपल पेनिसिलिन इज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंस्ट्रक्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। तो पेनिसिलिन जो होता है वो ऐसे ही रिएक्ट करता है, इसीलिए हम पेनिसिलिन को एज एंटीबायोटिक के तौर पे यूज करते हैं। इफ दिस इनहिबिशन इज रिवर्सिबल इट कैन ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट सो दैट एज एक्टिव साइट बिकम अवेलेबल मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देन इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स आर अराउंड टू गेन एंट्री टू द साइट। तो ये रिवर्सिबल होता है, आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाए तो ये जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आ गया क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या है। द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज द टाइप ऑफ इनहिबिशन व्हेन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद एंजाइम एट एनी साइट एक्सेप्ट द एक्टिव साइट। और उस एक्टिव साइट के अलावा जो भी साइट होती है उसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। दीज बाइंडिंग साइट्स व्हिच आर अवे फ्रॉम एक्टिव साइट आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट्स। एलो का मतलब क्या होता है भाई, अवे। दिस इंटरेक्शन causes enzyme molecule to change its shape, reading the active साइट अनरिस्पेक्टिव टू द सबस्ट्रेट। जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे वो अटैच होगा नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तो वो एक्टिव साइट को कर देगा चेंज, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेट होगा वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा। एन एंजाइम लेस इफेक्टिव एट कैटालाइजिंग फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। फीडबैक इनहिबिशन इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है मैं आगे ये बताता हूं, इसी लेक्चर के अंदर आगे ये वाला टॉपिक आएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होते हैं भाई, वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं जिसकी वजह से एक्टिव साइट चेंज हो जाता है, और एक्टिव साइट चेंज होगा तो वहां पे कोई भी जो सबस्ट्रेट होगा बाइंड नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ये इनहिबिशन होगी। लेकिन कौन सी इनहिबिशन कहलाएगी, दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। जी अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या है, आपको पता है जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे जाके ये अटैच करेगा ये जो इनहिबिटर होगा अनकॉम्पिटेटिव वाला, और वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इट इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन करते ही नहीं है। ये कॉम्पिटिशन के बजाय ना ही एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होते हैं ना ही एक्टिव साइड पे अटैच होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म पे अटैच होते हैं। तो आपने याद रखना इसको एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी कहा जाता है, बिकॉज दे डू नॉट कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट। It takes place when an enzyme inhibitor bind only to the complex formation between the enzyme and the substrate, that is E and ACE complex, enzyme substrate complex. This type of inhibition typically occurs in reaction with two or more substrate or product. दो या दो से ज्यादा जो substrate या product बनते हैं उन टाइप के reactions में uncompetitive inhibition होता है। So ये inhibition के कुछ types हैं आपके बुक में बताए गए हैं भाई।
सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, क्या इसका रोल है जानदार की बॉडी में, सेल के अंदर, इससे क्या इंपॉर्टेंस है? सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब यही होता है। सो नंबर 1 यहाँ पे बताया गया कुछ चीज़ें। इट सर्व्स एज अ मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम स्पेशली व्हेन इनहिबिशन अकर्स बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये मैकेनिज्म जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि जब इनहिबिशन होती है तो हमें पता चल जाता है कि बीमारी कैसे प्रोपेल कर रही है, कौन से लेवल पे है और कौन सी ड्रग कैसे काम करेगी, कौन सी दवाई कैसे काम करेगी। सो इट आल्सो यूज्ड एज स्ट्रेटजी फॉर ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज करते हैं इसको। इट आल्सो गिव्स नॉलेज इनटू द मेटाबॉलिक पाथवे, एग्जांपल आइडेंटिफाई करना सबस्ट्रेट एंड कंडीशन क्रिटिकल फॉर कैटालाइसिस। कैटालाइसिस करने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है और वो जो सबस्ट्रेट होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा सबस्ट्रेट कैसे, वो आइडेंटिफाई करना भी आपको कहां से आएगा, एंजाइम की इनहिबिशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद। एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीजेस व्हिच प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स। तो वेरियस लेवल ऑफ डिजीजेस के भी बारे में आपको पता कहां से चलेगा, एंजाइम की इनहिबिशन के बारे में समझने के बाद। फीडबैक इनहिबिशन यहाँ पे कुछ बताया गया इसके बारे में। द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। जितने भी सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी रेगुलेट कहाँ से होती है? फीडबैक इनहिबिशन से। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। एक्टिविटी एंजाइम की अपने ही प्रोडक्ट से अगर खत्म हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बंद हो जाए तो उसे कहा जाता है फीडबैक इनहिबिशन। इट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। इट इज रिवर्सिबल। देखिए समझिएगा, ये रिवर्सिबल होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। इट यूजुअली अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज इन हाई क्वांटिटी। इट बाइंड्स कॉम्पिटेटिवली विद इट्स एंजाइम एक्टिव साइट और कम इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। वंस द प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड द इनहिबिशन आल्सो रिड्यूस इन फॉर्म मोर प्रोडक्ट। तो ये जो इनहिबिशन हो रही है वो फीडबैक इनहिबिशन कहलाती है। जब ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, उसी उनके ही एंड प्रोडक्ट से इन अ मेटाबॉलिक पाथवे। मोस्ट enzymatic pathway are also regulated by feedback inhibition, but in the cases the end product of pathway binds at an allosteric site on the first enzyme of the pathway. This binding shut down the pathway and no more product is produced. ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बंद कर देगा एक्टिव साइट को और आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा।